सभी को मेरा नमस्ते। बहुत सारे सीकर्स ने ये क्वेश्चन पूछा है कि छूट गए प्रेम संबंध को कैसे फिर से पुनर्जीवित करें। पार्टनर चला गया है, कहीं और किसी और के साथ रहने लग गया है, रिलेशनशिप को छोड़ दिया है उसने, तो कैसे उसको वापस लाएं। तो देखिए, इसमें दुख बहुत है, प्रेम भी है, लेकिन अगर इस समस्या को थोड़ा सा टैक्टफुली हैंडल किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि रिलेशनशिप में जब आप जबरदस्ती करते हैं या गन पॉइंट पर रिलेशनशिप रखने की कोशिश करते हैं तो प्रेम तो वापस नहीं आ पाता। तो अगर प्रेम वापस लाना चाहते हैं तो गन पॉइंट पर रिलेशनशिप रखना या जबरदस्ती करना जो है वो एक श्रेयस्कर नहीं है। तो इसलिए थोड़ा सा टैक्टफुली रहना जरूरी है इस संदर्भ में। और टैक्टफुली रहने में कुछ नुकसान भी नहीं है, क्योंकि दूसरे को ये पता नहीं चल पाता कि आप टैक्टफुली हैं। आप तो टैक्टफुली अपने अंदर रहते हैं, अपनी मूव से आप कुछ इंडिकेशंस देते हैं जो कि आपके काम आने वाले हैं। देखिए, निदा फाजली ने एक गजल लिखी थी, उसका मुझे एक शेर याद आ रहा है। दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। अब ये बड़े दुख की बात है कि रिलेशनशिप में जब हम मिल गए थे तो भी हम मिट्टी थे, अब हम खो गए हैं तो भी हम मिट्टी हैं। एटलीस्ट खो जब हम गए हैं तो एटलीस्ट तब तो हमें सोना बन जाना चाहिए। मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। यानी हर चीज का फसाना यही है कि अगर वो मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। लेकिन हमारे साथ तो दिक्कत दूसरी हो गई, हम जब मिले तब भी मिट्टी हो गए और जब हम खो गए तो भी हम मिट्टी हो गए। तो एटलीस्ट पहला स्टेप तो आपका ये हो जाना चाहिए कि आप इस बेसिक, जो निदा फाजली का शेर है उसका जो ये दूसरी लाइन है, कम से कम इस पर तो इसको अचीव तो कम से कम करें। तो इसको अचीव करने का मतलब क्या है कि आज रिलेशनशिप में अगर ब्रेकडाउन हो गया है तो एटलीस्ट हम इतना तो हो ही गया कि हम रिलेशनशिप में अलग हैं अपने पार्टनर से। तो अगर हम रिलेशनशिप में अलग हैं तो एक डिस्टेंस तो टाइम और स्पेस का क्रिएट हो ही गया है। अलग तो है ही है वो हमसे, तो अलग होने पर तो अट्रैक्शन होना चाहिए, क्योंकि जब कोई अलग हो जाता है तो हमारी वर्थ को समझ पाता है, हमारी जरूरत को महसूस कर पाता है। तो क्यों हमारी जरूरत को और हमारी वर्थ को वो महसूस नहीं कर पा रहा है, इसके ऊपर विचार कीजिए। अगर जरूरत और वर्थ को महसूस कर पाता होता तो एटलीस्ट खो जाने पर हम सो ना हो जाते। याद रखिए, इसमें दो तरीके के लोग हो सकते हैं, तो ये विचार कर लेना बहुत जरूरी है। दोनों के ही बारे में थोड़ा सा बात कर लेना जरूरी है। कुछ लोग तो ऐसे हो इसलिए मिट्टी हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा घमंडी और बदतमीज होते हैं। जो बहुत ज्यादा घमंडी पार्टनर होता है उसको रिलेशनशिप में लोग इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि वो बहुत ही घमंडी और झगड़ालू है। जो घमंडी और झगड़ालू होता है वो रिलेशनशिप के फ्रेमवर्क में ही फिट नहीं हो पाता, और जो फ्रेमवर्क के रिलेशनशिप में ही फिट नहीं हो पाता, रिलेशनशिप के स्ट्रक्चर में ही नहीं आ पाता है, रिलेशनशिप के फॉर्मेट में फिट नहीं हो पाता है, वो धीरे धीरे भुला दिया जाता है। तो भुला दिया गया है, वो मिट्टी हो गया, क्योंकि वो रिलेशनशिप में कंट्रीब्यूट ही नहीं कर पाता, रिलेशनशिप में जुड़ ही नहीं पाता। ये बात आसानी से समझी जा सकती है कि आपका केस ये नहीं है, क्योंकि आप एक दुखी पार्टी हैं। कभी भी घमंडी आदमी, झगड़ालू आदमी इस तरीके की दुखी पार्टी नहीं होता है, इस तरीके का प्रश्न नहीं पूछता। तो फिर इसका मतलब आप दूसरा केस है। अब दूसरा केस क्या है कि रिलेशनशिप में आप मिट्टी इस वजह से हो गए क्योंकि रिलेशनशिप में आपकी कोई सेल्फ आइडेंटिटी ही आपने बनाने की जरूरत नहीं समझी, और यही गलती हो गई। याद रखिए, आज का जो समाज का जो परिदृश्य है उसमें आपकी एक सेल्फ आइडेंटिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारा जो शास्त्र का, हमारा जो जीने का तरीका था पहले, उसमें इस तरीके की सेल्फ आइडेंटिटी बनाने का कोई दबाव नहीं होता था, क्योंकि बाल विवाह हो जाता था और जाति में विवाह हो जाता था। वर्ण व्यवस्था के हिसाब से हमारा समाज था पहले। तो ब्राह्मण का लड़का है तो वो अपना मंदिर में पूजा करने लगा, और ब्राह्मण की ही लड़की से उसकी शादी हो गई, तो ये तय हो गया कि गांव की ही लड़की से उसकी शादी होगी, जिस गांव में रहता है उसी की जाति और वर्ण से शादी होगी, तो अपना शादी हो गई। नौकरी ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो जिस कुल में पैदा हुआ उसी कुल का काम करना है। और शादी करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस कुल में और जिस वर्ण में है उसी में शादी होनी है।
तो अपना शादी हो गई, 2 समस्याओं से मुक्ति पा गए। पहली बात तो शादी करने के लिए लड़की ढूंढने की समस्या से मुक्ति हो गई, और दूसरी बात नौकरी ढूंढने की समस्या से मुक्ति हो गई। अब मंदिर में बैठे हुए हैं। अब ऐसा व्यक्ति जो जिसके पास ये 2 समस्याएं नहीं है, उसका चित्त कितना शांत रहेगा, तो वो जीवन के सत्य को जानने के बारे में अपना ध्यान लगा पाता था। तो इसके पीछे जो अंडरलाइंग कंसेप्ट था वो बड़ा इंटेलिजेंट था। वो ये था कि आप जो है बेकार समय न खराब करो। शादी करना आपके जीवन का उद्देश्य नहीं है। आपके जीवन का उद्देश्य है जीवन के सत्य को जानने की कोशिश करना। अब जब जीवन के सत्य को जानने का आप प्रयास करोगे, तो शादी जो है कर लिया तो पत्नी जो है उसमें एक भागीदार मात्र है। तो इसका मतलब पूरा फोकस जो है वो हमारा रिलेशनशिप के ऊपर नहीं रहता था, बल्कि रिलेशनशिप एक मीन्स टू एन एंड था, एक आपके ऑब्जेक्टिव को सर्व करने का काम करता था। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। रिलेशनशिप को बहुत ज्यादा तवज्जो देने से भी रिलेशनशिप कोलैप्स हो जाती है। तो हमारे शास्त्रों में इस तरीके से जीवन प्रणाली को विकसित किया गया था कि आप रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व ना होइए। तो जब बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होंगे तो रिलेशनशिप में नेचुरली आप उतना ही ध्यान देंगे जितना कि आपके किसी और इंपॉर्टेंट मोटिव को हासिल करने के लिए जरूरी है। तो रिलेशनशिप को बैलेंस्ड वे में ईंधन मिलता रहेगा और रिलेशनशिप चलती रहेगी। तो ये बड़ा इंटेलिजेंट प्रणाली थी ये। खैर, अब हम उस प्रणाली को छोड़ चुके हैं। आज की जिंदगी में हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या हो गया है? महत्वपूर्ण हमारे लिए सबसे ज्यादा है नौकरी करना और रिलेशनशिप चलाना, घर परिवार चलाना, पत्नी के साथ रहना, या रिलेशनशिप में अगर अभी शादी नहीं हुई है तो जो हमने अपने लिए लड़की देखी है उसके साथ रहने की कोशिश करना, संबंध को, कि अगर नहीं भी है कोई अभी ऐसा तो उसको ढूंढना। तो ये दोनों, ये सारी चीजें जो है हमेशा रिलेशनशिप और नौकरी तक ही आदमी को सीमित रखती हैं, उसी के बीच में आपको बनाए रखती हैं। अब चूंकि रिलेशनशिप प्रेम संबंध के ऊपर आधारित है, तो प्रेम अगर चूंकि संबंध का आधार प्रेम है, और प्रेम अगर खत्म हो गया तो पार्टनर का इंटरेस्ट खत्म हो गया, क्योंकि इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज में तो वो यकीन करता ही नहीं है। तो समाज का ढांचा ऐसा हो गया है कि प्रेम संबंध के ऊपर आधारित जो जीने का तरीका है, उसमें अगर प्रेम खत्म हो गया तो संबंध अपने आप खत्म हो जाएगा, क्योंकि संबंध का आधार कोई और उद्देश्य नहीं है, संबंध का आधार प्रेम है। जब प्रेम खत्म हो गया तो संबंध खत्म हो गया। इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज उसको रोक नहीं पाता। तो ऐसी बदली हुई परिस्थिति में क्या करें? ऐसी बदली हुई परिस्थिति में सबको ये ध्यान रखना चाहिए कि प्रेम के योग्य हमेशा बने रहें, क्योंकि अगर प्रेम के योग्य नहीं है तो फिर संबंध का आधार ही खत्म हो जाएगा। तो प्रेम के योग्य बने रहने का क्या तरीका है? देखिए, अगर मैं आपको प्रेम की एक योग्यता बता देता हूं, आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए। इसमें कोई आपका नुकसान नहीं है, बस फायदा ही फायदा है। प्रेम की योग्यता, जैसे अमेरिका में सब प्रेम की योग्यता बनाए रखते हैं, प्रेम के काबिल हमेशा बने रहते हैं, क्योंकि अगर प्रेम के काबिल नहीं बनेंगे तो इस प्रेमी ने छोड़ दिया तो कोई दूसरा है तो उसके काबिल बने हुए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपको सबके काबिल बने रहना, ये नहीं कहने का मतलब है। कहने का मतलब ये एक सर्टेन लेवल पर अपने आप को ऐसा रखना है कि आप हमेशा रिकॉग्नाइजेबल बने रहें, हमेशा पहचाने योग्य बने रहें। तो आप हमेशा पहचाने जाने योग्य कैसे बने रह सकते हैं? रिलेशनशिप में आकर्षक कैसे बने रह सकते हैं? देखिए, रिलेशनशिप में आकर्षक बने रहने का तरीका ये है कि आप अपने आप को मैनेज कर पा रहे हैं, आप अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर पा रहे हैं, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पा रहे हैं, आप अपनी मेंटल हेल्थ को मेंटेन कर पा रहे हैं। तो जब आप अपने आप को मैनेज कर पा रहे हैं, चाहे कुछ भी कोई भी सिचुएशन हो, आप इमोशनली इंटेलिजेंट हैं, अपने आप को मैनेज कर पाते हैं, भले ही आप अकेले हैं, भले ही परेशानी है, लेकिन फिर भी आप अपने आप को मैनेज कर पाते हैं। तो जब दूसरे को ये पता चलता है कि उसके रिलेशनशिप में बाहर जाने के बाद भी आपकी इमोशनल हेल्थ ठीक है, मेंटल हेल्थ ठीक है, तो आप अपने आप ही अट्रैक्टिव हो जाते हैं। याद रखिए, अपने आप को मैनेज कर पाना सबसे ज्यादा आकर्षक होने का तरीका है इस दुनिया में। तो दूसरा व्यक्ति जब ये देखता है कि आप मैनेज कर पा रहे हैं अपने आप को, आप ठीक से चल पा रहे हैं, उसके बिना भी आप जी पा रहे हैं, और आप आसानी से खड़े हुए हैं, आप अपने इमोशंस को मैनेज कर पाते हैं, सीन बहुत ज्यादा नहीं क्रिएट करते हैं, गन पॉइंट पर चीजों को रखने की कोशिश नहीं करते हैं, आप मैनेज कर पाते हैं अपने आप को, चाहे जाप करके मंत्र से अपने नेगेटिव इमोशंस को हटा देते हैं, और जो है आराम से आप अपनी जिंदगी को जीने की कोशिश करते हैं, एक अच्छे तरीके से आप रह पाते हैं। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि जिंदगी की परिस्थितियां कैसी हैं, तो आप तुरंत आकर्षक बन जाते हैं। भले ही आपको ये बात पता नहीं चलती, दूसरे को ये जो है पता चल जाता है, वो आपके आकर्षण को महसूस कर पाता है और उसके वापस लौटने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है।
तो पहली स्टेप तो ये है कि आप भले ही मिट्टी हो गए थे रिलेशनशिप के दौरान, अब एटलीस्ट अलग होने के बाद आप कम से कम सोना बनिए, क्योंकि जब आप सोना बन जाएंगे तो ही उसके वापस आने की संभावना है। और सोना बनने का तरीका यही है कि आप अपने आप को मैनेज कर सकें ठीक से, आप ठीक से जी सकें, अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को मैनेज कर सकें और नेगेटिव इमोशंस में ना रहें। जाप करके आप अपनी नेगेटिविटी को दूर करिए, या आप थोड़ा सा बैलून ब्रीदिंग करके अपनी गहरी गहरी सांसें लेकर के अपने आप को, फिर नेगेटिव इमोशंस जब आते हैं तो उनको मैनेज कीजिए। और याद रखिए कि नेगेटिव इमोशंस गैर जरूरी हैं। तो जब आप ये सब चीजें देख करके अपने आप को मैनेज कर पाएंगे और अपने आप को इमोशनली मैनेज करने को इंपॉर्टेंस देंगे, तो आप तुरंत आकर्षक हो जाएंगे। और ऐसा आपको हमेशा बने रहना है। जब आप हमेशा ऐसा बने रहेंगे तो आप हमेशा आकर्षक बने रहेंगे। ये सबके जीने की आज की नेसेसिटी है, इसको आपको पालन करना पड़ेगा। तो नंबर 1 तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी चाहिए। दूसरी चीज ये है कि बहुत ज्यादा कंप्लेंट करने की आदत भी बहुत ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि ये बहुत डिटरेंट होता है रिलेशनशिप में। जब आप कंप्लेंट नहीं करते हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप मैच्योर हैं। आपको ये पता है कि जीवन सिर्फ काला नहीं है, जीवन सिर्फ सफेद नहीं है, जीवन काला और सफेद का मिक्सचर है, जीवन ग्रे है। तो आप जब ये समझ जाते हैं कि जीवन ग्रे है, इसका मतलब आप मैच्योर हैं। और जब आप मैच्योर व्यक्ति की तरीके से जीते हैं, कंप्लेंट नहीं करते हैं, रिलेशनशिप को एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं मानते हैं, रिलेशनशिप एक सोशल अरेंजमेंट है, एक सामाजिक व्यवस्था मात्र है। तो आप जब उसको एक सामाजिक व्यवस्था की तरीके से सिर्फ देते हैं और अपनी पूरे जीवन की एनर्जी को उसमें इन्वेस्ट नहीं करते हैं, जैसे कि लड़कियां कर देती हैं, तो ऐसा जब आप नहीं करते हैं, थोड़ा मैनेज करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि इससे कंप्लेंट करने से हो क्या रहा है? कंप्लेंट करने से आप अनअट्रैक्टिव होते चले जा रहे हैं। तो जब आप कंप्लेंट नहीं करते हैं, देखिए जेम्स बॉन्ड के अंदर यही तो क्वालिटी है, कंप्लेंट नहीं करता। अपनी फिल्म में देखिए, कभी उसके साथ कुछ भी होता है, कंप्लेंट नहीं ज्यादा करता है, ओवरटली कंप्लेंट नहीं करता। तो इसका मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को एक स्पिरिट से देख पाता है, ब्लैक एंड व्हाइट को एक स्पिरिट से देख पाता है। और इस तरह वो जेम्स बॉन्ड कितना ही अट्रैक्टिव बन जाता है। ऐसे ही अट्रैक्टिव आप भी बन सकते हैं। देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सही और गलत के बीच में फर्क करना बंद कर दें। देखिए, सही और गलत के बीच में फर्क करना जरूरी भी है, सही और गलत के बीच में फर्क करने से कुछ करना आपके लिए आवश्यक भी है, और ऐसा करने से कभी भी रिलेशनशिप के ऊपर खराब असर भी नहीं पड़ता है। सही और गलत की वजह से अनप्लेजेंट महसूस करना, यह खतरनाक है। तो आप बिना अनप्लेजेंट हुए, बिना अपने आप को इमोशनली अनइंटेलिजेंट बनाए हुए भी सही गलत का फर्क रख सकते हैं। तो आपको इस तरीके से बिना कंप्लेंट ज्यादा किए हुए, ऐसा ना हो कि आप कंप्लेंट करना आपकी एक सेल्फ आइडेंटिटी बन जाए। जब आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आप एक अट्रैक्टिव व्यक्ति की तरीके से आप उभर पाते हैं। तो बहुत ज्यादा डीपली कंप्लेनिंग एटीट्यूड आप जो है ना रखें। फिर मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि देखिए, रिलेशनशिप में दूसरे का, आपके पार्टनर का क्या एटीट्यूड है, वो चाहे एटीट्यूड खराब हो चाहे कुछ भी हो, आप उस एटीट्यूड से बहुत ज्यादा अपने आप को प्रभावित ना होने दें। क्योंकि देखिए, आपके पार्टनर के एटीट्यूड में नेचुरली कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, तभी आपको आज इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम को बियर करना पड़ रहा है। तो उसका एटीट्यूड खराब है, ये इस बात का कतई कारण नहीं हो सकता कि आपका भी एटीट्यूड खराब हो जाए। इनफैक्ट उसका एटीट्यूड खराब है, इसीलिए आपको अपना एटीट्यूड ठीक करने की जरूरत है। देखिए, रिलेशनशिप में कोलैप्स करने का जो कारण होता है वो यही होता है कि हमारा जो रिएक्शन पैटर्न होता है, वो रिएक्शन पैटर्न ही खतरनाक होता है। हमने किसी बात के ऊपर विरोध किया, दूसरे ने उसके ऊपर, दूसरे ने कोई बात कही, हमने उसका विरोध किया, फिर उसने उस बात का विरोध किया, फिर हमने इस बात का विरोध किया। इस प्रकार एक पैटर्न, चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। यही हमारा जो रिएक्शन पैटर्न था, इसी रिएक्शन पैटर्न की वजह से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम पैदा हुई। अब हमें क्या काम करना है? एक नए तरीके का बिहेवियर का आर्किटेक्चर पैदा करना है, एक नए व्यवहार का मैकेनिज्म पैदा करना है। तो वो नया व्यवहार हम कैसे पैदा कर सकते हैं? पुराना जो रिएक्शन मैकेनिज्म है, उस रिएक्शन मैकेनिज्म को छोड़ेंगे, पुराना रिएक्शन पैटर्न है उसको छोड़ेंगे। मान लीजिए कि आपके पार्टनर को कोई चीज पसंद थी जो कि आपको पसंद नहीं थी, तो थोड़ा सा टैक्टफुली वो चीज कर देंगे जो उसको पसंद है। तो इससे क्या होता है कि आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर एक, हर वक्त आपकी पर्सनैलिटी ये इंडिकेट करती है कि आप रेड लाइट नहीं ग्रीन लाइट है।
आपकी जो एनर्जी फील्ड है उसको देखना पड़ेगा आपको कि एनर्जी फील्ड रेड है कि एनर्जी फील्ड ग्रीन है। अगर एनर्जी फील्ड ग्रीन है तो इसका मतलब वो दूसरे को ये इंडिकेशन दे रही है कि आप रिलेशनशिप के लिए रेडी हैं। लेकिन अगर आपकी एनर्जी फील्ड रेड है तब तो आप कोई इंडिकेशन दे ही नहीं रहे। तो आपको अपनी एनर्जी फील्ड को ग्रीन करना होगा। कैसे एनर्जी फील्ड को ग्रीन करेंगे? उन सब चीजों को करने की कोशिश कीजिए और जो जो कि आपके पार्टनर के शेयर्ड इंटरेस्ट के लिए जरूरी है, इसका इंडिकेशन अगर नॉन वर्बली उसको किसी तरीके से मिल सके तो आप ज्यादा अच्छी तरीके से उसको अट्रैक्ट कर पाएंगे। और रिएक्शन पैटर्न को हमेशा ब्रेक करने की कोशिश कीजिए। आपको कोई चीज पसंद नहीं है, ठीक है, अगर आपको कोई चीज पसंद नहीं है तो उस वक्त अपनी नापसंदगी को ध्यान में रखते हुए अगर आपने वो चीज कर दी होती, या इस बार सिर्फ कर दी होती, अगली बार नहीं करेंगे ऐसा कह दिया होता, तो क्या होता है, एक शेयर्ड इंटरेस्ट को लेकर के चल पाते। लेकिन वो नहीं हो सका, इसी वजह से दूरियां बढ़ने लगी। तो अब आपको ये इंडिकेशन देना है कि नहीं, उनको जो चीज पसंद है वो कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एक बड़ा इम्पॉसिबल है इसको करना। और इस प्रकार जब आप ऐसा करने की कोशिश करते हैं, रिएक्शन पैटर्न को ब्रेक करते हैं, नया बिहेवियर पैटर्न शुरू करते हैं जिसके अंदर ग्रीन लाइट होती है, रेड लाइट नहीं होती, तो दूसरा व्यक्ति आपकी तरफ आकर्षित होता है, जैसा कि ट्रैफिक ग्रीन लाइट की तरफ आकर्षित होता है। फिर याद रखिए कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जीवन आपको हमेशा सपोर्ट करता है। आज आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो आपके पूर्व जन्म के कर्म का नतीजा है। जैसा आज रिलेशनशिप में आप तकलीफ उठा रहे हैं वैसा तकलीफ आपने पीछे कभी दी है किसी को, तो आप इस रिलेशनशिप की तकलीफ को झेल रहे हैं। तो आपने जो दूसरे के साथ किया वो आपका कर्म था, उस कर्म का जो फल है वो आपकी डेस्टिनी है। तो आज आपकी जो भी डेस्टिनी है वो आपके पूर्व जन्म के कर्म का ही परिणाम है। लेकिन जानते हैं, ये जो आपकी डेस्टिनी जिसे आप फेस कर रहे हैं इसका एक पॉजिटिव पहलू भी है, उस पहलू को समझना है। देखिए, जीवन आपको आपके कर्म का फल देता है, आपको रिलेशनशिप में उलझाता है क्योंकि आपने ऐसे दूसरे को उलझाया था, तो आज आप सफर कर रहे हैं। सफर करने के बावजूद चूंकि आज जीवन आपको सफरिंग दे रहा है, तो जीवन की ये जिम्मेदारी है कि आपको सपोर्ट करे, क्योंकि अगर जीवन आपको सपोर्ट नहीं करेगा तो वो कैसे आपकी डेस्टिनी को आपके सामने प्रस्तुत कर पाएगा। आपके डेस्टिनी को आपके सामने प्रस्तुत कर सके जीवन, इसके लिए जरूरी है कि जीवन आपको एक सर्टेन लेवल पर आपकी केयर करे और आपको सपोर्ट करे। क्योंकि अगर आपको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेगा, केयर नहीं करेगा, मार डालेगा अगर जीवन, या आपके बच्चे को परेशानी में डाल देगा, तब तो जीवन आपको आपकी डेस्टिनी के आपको प्रस्तुत नहीं कर पाएगा। भारत में ऐसे बहुत सारे ऋषि मनीषी और हमारे लोग हैं जिन्होंने जो ये कहते हैं कि भाई ठीक है, हम अपना आराम से बैठे हुए हैं, जीवन को अगर जीवन जो मेरे साथ चाहे करना चाहे करे, जैसे जीवन मुझे रखना चाहे रखे, जीवन मुझे मेरे कर्मों की सजा दे रहा है तो जीवन मुझे जीवित रखेगा तभी तो मुझे कर्मों की सजा दे पाएगा। ये दूसरा मतलब काउंटर आर्गुमेंट है। जीवन आज मुझे मेरी डेस्टिनी को मेरे सामने प्रस्तुत तो तभी कर पाएगा ना जब वो जीवन मुझे जीवित रखे, मुझे खाना खिलाए, मेरे बाल बच्चों को खाना खिलाए। तो ये जीवन की जिम्मेदारी है कि वो मुझे बच्चों को खाना खिलाए, क्योंकि बच्चे भी तो अपनी डेस्टिनी लेकर के आए हैं, मैं भी तो अपनी डेस्टिनी लेकर के आऊं। तो डेस्टिनी को तो मैं तभी पालन कर, डेस्टिनी तो मेरे सामने तभी प्रस्तुत हो पाएगी ना जब मैं जीवित रहूं या मेरे बच्चे जीवित रहे। तो जीवन हमेशा आपको सपोर्ट करता है, आपकी केयर करता है। तो जीवन जो है आपको एक ट्रेन की तरीके से है, वो आपको भी उठाता है, आपके सामान को भी उठा करके चलता है। आप ज्यादा अपना सामान उठाने की कोशिश ना करें, जीवन के ऊपर रख दें, जीवन उसी में से रास्ता निकालता है। जीवन सबके लिए रास्ता निकालेगा, आपके लिए भी रास्ता निकालेगा, आपके बच्चों के लिए भी रास्ता निकालेगा। तो परेशान ना हो, जीवन आपको सपोर्ट करता है, ये बात याद रखिए। क्योंकि आप अपनी डेस्टिनी को तब तक नहीं फेस कर सकते जब तक लाइफ आपके जीवन को सपोर्ट ना करे। तो आपकी डेस्टिनी ही आपके जीवन को सपोर्ट करती है, तो कभी भी आपको चिंता नहीं करना चाहिए। फिर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, भारतीय शास्त्रों में ऐसा बताया गया है, वो ये है कि अगर आप, जिसे कहते हैं दृष्टि सृष्टि, अगर आप जीवन के वास्तविक पक्ष को समझ जाएं तो आप जान करके आश्चर्यचकित होंगे कि आप अपने जीवन को और अपनी डेस्टिनी को खुद ही प्रोजेक्ट करते हैं। आप खुद प्रोजेक्ट करते हैं अपनी डेस्टिनी को। आप अपने कर्म के फल को जीवन नहीं प्रोजेक्ट करता, आप खुद प्रोजेक्ट करते हैं अपनी डेस्टिनी को। और इसका कारण ये है, आप अपने कर्म को खुद प्रोजेक्ट करते हैं, आप अपने कर्म के फल को भी प्रोजेक्ट करते हैं। दोनों चीजों को ही आप प्रोजेक्ट करते हैं, ये सब आपका ही प्रोजेक्शन है।
ये इसको लॉजिकली समझा जा सकता है। अगर आप लॉजिकली नहीं समझ सकते हैं तो फिर इतना सिर्फ समझ लें कि इसे कहते हैं दृष्टि सृष्टि। जैसी हमारी दृष्टि होती है वैसी ही हमारी सृष्टि होती है। तो आज हमारे साथ जो भी है वो सब हमारी ही सृष्टि है, हम ही ने उसको प्रोजेक्ट किया है। तो जीवन को चूंकि हमने ही प्रोजेक्ट किया है, क्यों प्रोजेक्ट किया है? ताकि हम अपना विकास कर सकें। विकास किसे कहते हैं? विकास का मतलब क्या है? विकास का मतलब ये है कि पॉजिटिव और नेगेटिव, काले और सफेद दोनों तरीके की परिस्थितियों में हम समभाव में रह सकें। जब हम समभाव में रह सकते हैं तो इसी समभाव में रहने को हम कहते हैं स्थिति प्रज्ञ होना। तो हम जब समभाव में रहते हैं तो हम अपने बेसिक सेल्फ में रहते हैं। इसी बेसिक सेल्फ में रहने को हम कहते हैं जीवन की तरक्की, जीवन का विकास। तो आप अपने मूल स्वभाव में यानी अपने बेसिक सेल्फ में रहने के लिए आप अपने आसपास की परिस्थितियों को, अपनी जीवन की सिचुएशंस को प्रोजेक्ट करते हैं ताकि आप उनसे कुछ सीख करके अपने बेसिक सेल्फ में रह सके। तो ये आपके जीवन का उद्देश्य है, बेसिक सेल्फ में रहना। इसलिए आप कभी भी जो कुछ भी परिस्थिति है उसको आप ज्यादा पर्सनली ना लें, सब भगवान के हाथ में छोड़ें। रास्ता निकलता है, उसी में से रास्ता निकलेगा। इस तरीके से जब आप इमोशनली इंटेलिजेंट वे में रहते हैं तो फिर आप इतने आकर्षक बन जाते हैं, आपकी जो एनर्जी फील्ड है उसमें इस तरीके के ग्रीन सिग्नल्स आने जाने लगते हैं कि दूसरे लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं, आपका पार्टनर आपकी ही तरफ आकर्षित होकर के वापस आ जाता है।